नमस्कार, जय जोहार। IND 24 के इस खास कार्यक्रम बिग टॉक शो में इस बार हमारे साथ चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के आरंग से विधायक कुशवंत साहिब। कुशवंत साहिब के बारे में मैं दो लाइनें जो है एक इंट्रोडक्शन के तौर पर पहले देना चाहूंगी। कुशवंत साहिब जो हैं वो छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज के एक तरह से धर्मगुरु कहे जाते हैं, क्योंकि इनके जो पिताजी हैं वो धर्मगुरु हैं सतनामी समाज से बालदास साहिब, जिनके पुत्र हैं कुशवंत साहिब। और सबसे यंग और सबसे युवा एमएलए जो है इन्हें कहा जाता है, क्योंकि बहुत ही कम उम्र में एमएलए का पद जो है वो उन्होंने संभाला हुआ है। तो बिना विलंब किए सीधे हम चलते हैं सवालों पर और शुरू करते हैं आज का शो। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका IND 24 के इस खास कार्यक्रम में। कुशवंत जी, बिना समय व्यर्थ किए हम सीधे सवालों पे आते हैं। सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि आरंग से जो सिटिंग एमएलए रहे हैं कांग्रेस के समय में, शिव डहरिया, इसके अलावा वो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, उनको आपने हराकर जीत हासिल की है। कैसे हुआ ये सब? सोचा था ऐसा होगा? ये हमारी तो ये सोच थी, क्योंकि लगातार धार्मिक कार्यों में हम सक्रिय थे जी। और लोगों के बीच जाना उनके सुख दुख में शामिल होना, लगातार प्रयास हमारा जारी था कि लोगों के हक अधिकार को हम दिलाएं। क्योंकि लगभग 45 साल से हमारे पिताजी लोगों के बीच आना जाना कर रहे हैं, सर्व समाज के बीच आना जाना करते हैं और उनके जो हक अधिकार जो छीने जाते हैं उनको दिलाने का प्रयास वो लगातार कर रहे थे और वो हमारे आदर्श थे। और उन्हीं को आदर्श मानते हुए हम भी सामाजिक कार्यों में और सभी के बीच आना जाना था। और उसी बीच में एक प्रयास हुआ कि कहीं ना कहीं जो हम लोगों को हक अधिकार दिला रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एक जो सरकारी जो ऑफिसर्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमको एक ये दिखाई दिया कि राजनीतिक दबाव होने के कारण जो न्याय सही तरीके से मिलना चाहिए समाज को, वो न्याय नहीं मिल पा रहा था। वो सारी चीज़ों को देखते हुए हमने प्रयास किया क्यों ना हम भी राजनीति में चलें और राजनीति में जाके और अच्छे तरीके से लोगों को समाज को न्याय दिलाएं। तो उस हिसाब से फिर आए और उस हिसाब से फिर पापा जी के आशीर्वाद से और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा हमें एक जिम्मेदारी दी गई आरंग की और हमने अपने निष्ठापूर्वक मेहनत की और मेहनत से लोगों की जनता ने विश्वास दिखाया और एक मौका दिया है और उस मौका को बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं लोगों के बीच में उस विश्वास को कायम रखने का प्रयास। सतनामी समाज के धर्म गुरु कहे जाते हैं आपके पिताजी, ऐसे में क्या खुशवंत जी की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं? बिल्कुल जिम्मेदारी तो बढ़ती हैं, क्योंकि डबल जिम्मेदारी है, धर्म के लिए साथ साथ राजनीति की भी जिम्मेदारी है और दोनों स्तर पे पूरे जो सर्व समाज जो निवास करते हैं उनके हक अधिकार को दिलाना है। धार्मिक नीति के हिसाब से धार्मिक स्थलों को जो है उनका सर्वांगीण विकास होना चाहिए, धर्म का जो संस्कृति है उसका विकास होना चाहिए और राजनीति के स्तर में बिल्कुल राजनीतिक जो इच्छुक रखते हैं जो उनको भी आगे बढ़ने का जिम्मेदारी हो और उनको जो सहयोग हम राजनीति के माध्यम से दे सकें, सरकार की जो योजनाएं हैं वो सारी योजनाओं तक ज़मीनी स्तर तक पहुंचा सके, जिनको ज़रूरत है उन तक वो चीज़ें पहुंच सकें। तो ये बड़ी जिम्मेदारी है और उसको पूरा प्रयास किया जा रहा है लोगों के बीच। और हमारा तो खैर 12 महीना घूमना होता है, साल भर घूमना होता है, तो सभी का जानकारी कहीं ना कहीं रहता है कि कहाँ किस प्रकार की कैसी ज़रूरत है, तो उस हिसाब से सरकार की सारी योजनाओं को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। धर्मगुरु होना कितना आसान है या कितना मुश्किल? देखिए, कोई भी जो पद होता है वो बहुत कठिनाई भरा पद होता है, लेकिन ये है कि जब अगर इंसान ठान ले और दृढ़ निश्चयी हो जाए कि नहीं मुझे इस जिम्मेदारी को निभाना है, तो फिर बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर किसी प्रकार की कोई डाउट होती है तो उसमें समस्या होती है। और मैंने तो बचपन से ही हम गुरु परिवार में रहे हैं और गुरु परिवार के साथ संरक्षण में उनके मार्गदर्शन में लगातार रहे और हमने अपने पूर्वजों को भी देखा है कि किस प्रकार त्याग तपस्या करके उन्हें समाज की उन्नति और विकास के लिए काम किया है। तो वही हमारा आदर्श है और उसी के हिसाब से हम लगातार कार्य कर रहे हैं और जहाँ जहाँ जैसा जैसा ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से हम काम करते रहते हैं। ये एक समाज को एक सूत्र में बांधे रखना कितना आसान है आपके लिए या फिर चुनौतीपूर्ण मानते हैं इसे? बिल्कुल बहुत कठिन होते है कि एक सूत्र में बांधे रखना, क्योंकि कहीं न कहीं अनेक लोग यहाँ पर निवास करते हैं, अनेक विचारधारा के लोग हैं, तो सभी विचारधारा को एक साथ सम्मिलित करना बहुत कठिन होता है। लेकिन एक चीज़ सबसे अच्छी चीज़ होती है कि सारे लोग
परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी को मानते हैं, तो सभी की आस्था उनके ऊपर है। तो उस आस्था के अनुरूप हम सभी लोगों को जोड़ते हैं और उनके जो संदेश उपदेश हैं उसी को लोगों के बीच प्रसारित करते हैं और लोग उसमें चलने का संकल्पित होते हैं और इसी के माध्यम से लोग एक होते हैं और एकता के साथ, भाईचारा के साथ, सद्भावना के साथ यहाँ निवास करते हैं और एक दूसरे का सहयोग करने का जो भावना, जो आस्था के माध्यम से जागृत होता है, उसी से समाज का उन्नति और विकास भी होता है। एक तरफ राजनीति है और एक तरफ धर्मगुरु का पद, काफ़ी भारी पद, जो सबके सामने आपको हमेशा एक क्रिएटिबिलिटी जो है मेंटेन करनी पड़ती है। क्या लगता है कि कितना आसान हो पाता है और कैसे इससे डील करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं दोनों चीज़ों को? बिल्कुल, ये तो बहुत कठिन वाला सवाल है कि धर्मगुरु और राजनीति कहीं न कहीं दो एक बड़ा अलग धड़ा है ये दोनों चीज़। लेकिन फिर भी प्रयास जारी रहता है कि समाज का जो मान और सम्मान है उसको भी ध्यान रखें और राजनीति के स्तर में, ज़मीनी स्तर तक जाकर लोगों के बीच उठना बैठना, उनके सुख दुख को सुनना और उसको सॉर्ट आउट करना, ठीक करना, निराकरण करना, ये भी प्रयास किया जाता है। और धर्मगुरु का भी काम यही होता है कि लोगों को शिक्षा देना, दीक्षा देना, संस्कारवान बनाना। तो ये दोनों का कहीं ना कहीं कार्य तो लगभग एक है, लेकिन कहीं ना कहीं ओहदा जो है वो एक अलग, सम्मान धर्मगुरु का एक अलग ही ओहदा है, सम्मानी पद है। तो निश्चित ही दोनों को प्रयास किया जाता है बैलेंस करने का, लेकिन दोनों का कार्य एक है, इसलिए लोगों में स्वीकार्यता आती है क्योंकि दोनों के माध्यम से एक ही चीज़ किया जा रहा है और वो हम प्रयास करते हैं कि लोगों के बीच जाके उनके समस्या को निराकरण करें। और निश्चित ही जो सर्व मानव समाज है वो भी इस चीज़ को समझता है कि कहीं ना कहीं परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के वंशज हैं, तो बिल्कुल उस मान सम्मान को ध्यान रखा जाए। तो वो मान सम्मान हमें मिलता भी है और जितना मान सम्मान जन हमें देती है, हम उतना ही मान सम्मान उनको भी देते हैं ताकि उनका भी मान सम्मान बना रहे, जनता के भी मान सम्मान बना रहे और उनकी तकलीफ दूर होनी चाहिए, उनके क्षेत्र में विकास आनी चाहिए और सर्व सुविधा सुख, उनको जो भी सारी चीज़ों की योजनाएं हैं उनका लाभ मिलना चाहिए और वो प्रयास हम करते हैं और लोगों को दिलाने का प्रयास पूरा चल रहा है। जिस समाज से आप आते हैं उस समाज ने आपको जिताया है, आप पर भरोसा जताया है। क्या लगता है कि उनकी जितनी उम्मीदें आपसे थी वो पूरी हो गई हैं या अभी भी काम बाकी है? देखिए, पूरी तो इतनी जल्दी हो नहीं सकती, अभी मात्र 8 महीने हुए हैं अभी जीते हुए, लेकिन समाज ने भरपूर सहयोग किया और जितने पूरे मानव समाज, जो सर्व मानव समाज है, सभी जातियों ने मुझे भरपूर समर्थन दिया, तब कहीं जाके मेरी जीत हुई है। तो मेरी जो जिम्मेदारी है सर्व समाज के लिए है और सर्व समाज के लिए मेरा जो कर्तव्य है उसको लगातार हम निभा रहे हैं। इसमें जैसे कि हमारे जीतने के बाद आरंग जो है हमारा राजा मूरध्वज की नगरी कही जाती है, धर्म की नगरी कही जाती है। तो सबसे पहले तो आरंग के लोगों का एक मांग था कि राजा मूरध्वज महोत्सव हम मनाते हैं, तो उसके लिए एक सरकार की तरफ से कुछ योजनाएं हों जिससे वहाँ पर प्रतिवर्ष बहुत ही धूमधाम के साथ राजा मूरध्वज महोत्सव हम मना सकें। तो सबसे पहले मैंने तो उस चीज़ के लिए संस्कृति मंत्री जो हैं उनको बुलाया और भव्य आयोजन मैंने किया, पूरे सर्व समाज के साथ आयोजन किया और उसके बाद उसमें मैंने घोषणा कराई कि राजा मूरध्वज के लिए पैसे हर साल मिलने चाहिए। तो उसमें 10 लाख रुपए घोषणा हुआ। अब प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए वहाँ राजा मूरध्वज महोत्सव के लिए मिलेगा। साथ ही धर्म की नगरी कहा मैंने आरंग को, उसमें क्या है कि जब भी वहाँ खुदाई होती है आरंग में, तो पुरातत्व की बहुत सारी मूर्तियाँ वहाँ पे निकलती है, लेकिन इतनी सारी प्राचीन मूर्तियाँ वहाँ निकलती ज़रूर है, लेकिन जैसे ही निकलती है तो पुरातत्व विभाग आता है, उसको ले जाता है। तो आरंग की जनता की एक मांग थी कि क्यों ना यहाँ पर एक म्यूज़ियम बने और यहाँ की जो प्राचीन मूर्तियाँ वो यहीं पर विस्थापित हो, ताकि हम भी देखें और लोग भी, दुनिया से लोग पूरे प्रदेश से, देश से लोग आएँ और वहाँ इसका दर्शन करें, ताकि आरंग का भी नाम हो कि ये आरंग की मूर्ति है करके। तो उसके लिए भी 25 लाख रुपए का घोषणा हुआ है और उसका भी पेपर चल रहा है, जल्द से जल्द वो निर्माण कार्य भी चालू हो जाएगा। तो ये मैंने सर्व समाज के लिए किया। इसके अलावा सतनामी समाज की बात आपने की, तो सतनामी समाज के तो अनेक मांग है जिसको धीरे धीरे पूरा किया जाएगा। इसमें एक बड़ी मांग थी हमारे भंडारपुरी धाम की, जो मोती महल है, लगभग 24 साल से वो निर्माणाधीन है, अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है, जिसके लिए अभी कुछ दिन पूर्व ही 3 तारीख को मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को ले गए थे हम आरंग विधानसभा और
वहाँ हमारे ट्राइबल मिनिस्टर थे, वो भी गए हुए थे, और फिर वहाँ पे घोषणा हुआ है हमारे भंडारपुरी धाम के लिए 17 करोड़ रुपए मोती महल के लिए घोषणा हो गई। तो कहीं ना कहीं जो समाज की जो प्रमुख मांगे हैं उसमें से एक मांग मैंने, बड़ी मांग ये पूरी कर ली है। वैसे ही गिरौदपुरी धाम का के लिए हमने 3.5 करोड़ रुपए भी पैसा पास करा लिया है। राजनांदगांव जिलों में एक महाविद्यालय है जिसको परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के नाम से उसकी घोषणा करा दी गई है। तो ऐसे अनेक जो मांगे समाज के आ रही है उसमें धीरे धीरे सभी मांगों को पूरा किया जा रहा है। आने वाले समय में और समाज की जो मांग होगी उसको निष्ठापूर्वक निभाने का प्रयास करूंगा, एक धर्मगुरु के नाते भी, और एक जिम्मेदारी उन्होंने दी है तो उसके नाते भी पूर्ण रूप से प्रयास करूंगा। खुशवंत जी, चुनाव के ठीक 2 महीने पहले आप बीजेपी से जुड़ते हैं। इतना समय क्यों लग गया आप लोग को बीजेपी में जुड़ने के लिए? क्या किस चीज़ का मंथन चल रहा था कि 2 महीने पहले ही आप बीजेपी में ज्वाइन किए? इसे लेके बहुत सारी बातें, अलग अलग तरीके की बातें चलती हैं। आज मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ कि आप इसे लेकर के कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, हमारा तो ध्येय था लोगों की सेवा करना, जैसे कि धर्मगुरु रहते हुए सारा कार्य हम कर ही रहे हैं लगातार। और गुरु घासीदास बाबा जी के वंशज होने के नाते जो सबसे ज़्यादा दुखित रहते हैं, जो पीड़ित रहते हैं, उनके साथ हमेशा हम जुड़े रहते हैं, उनको उनके हक अधिकार दिलाने का प्रयास करते हैं। और इसी उद्देश्य हमने उस समय उस पार्टी को ज्वाइन किया था कि चलिए इस पार्टी के माध्यम से शायद हम समाज को और सर्व समाज को जो हक अधिकार है वो दिला सकें। लेकिन रहते रहते मैंने देखा, काफ़ी अनुभव मैंने किया कि इस पार्टी में रहते हुए मैंने देखा कि भेदभाव की राजनीति मुझे दिखाई दे रही थी, जाति जाति का भेद करने का वो मुझे सब सारा चीज़ दिखाई दे रहा था। और फिर भ्रष्टाचार लगातार कंटिन्यू बढ़ते जा रहे थे। मुझे लगा कि शायद अब ठीक होगा, अब ठीक हो जाएगा, ये जो भेदभाव की राजनीति उसको ख़त्म करेंगे। विशेषकर मैं सतनामी समाज की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं सतनामी समाज से आता हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि हाँ, सतनामी समाज हमेशा कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते आया है। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं कि सतनामी समाज को कहीं ना कहीं तो विकास के मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। लेकिन पिछले 5 साल में हमने देखा किसी प्रकार का कोई विकास कार्य सतनामी समाज के लिए नहीं किया। जैसे कि हमारे बड़े बड़े धार्मिक स्थल हैं, गिरौदपुरी धाम, भंडारपुरी धाम और बड़े बड़े धाम हैं, वहाँ मैंने देखा कि 1 रुपये का विकास कार्य इन 5 सालों में नहीं किया गया। और जो सतनामी समाज के जो साथी थे, जो जुड़े हुए लोग थे, उनको भी किसी प्रकार की कोई बड़ी जिम्मेदारी कहीं पर दिखाई नहीं दिया, कहीं पर भी कोई उन लोग को आगे बढ़ाए ऐसा कहीं पर दिखाई नहीं दिया। इसके अलावा अब युवा हैं तो युवाओं के साथ जुड़ाव सबसे ज़्यादा है। तो युवा लोग का जो भविष्य था, ओपीएससी घोटाला आपको मालूम ही है कि किस प्रकार से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। तो ये सारी चीज़ों को हमने देखा, समझा, तो समझ में आया कि ये कहीं भी विकास नहीं चाहते, किसी भी वर्ग का विकास नहीं चाहते, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे समाज के लोग हों, उनका किसी प्रकार का विकास इनमें कहीं नहीं दिखाई देता। सबसे बड़ी बात तो एक प्रधानमंत्री आवास, जो गरीबों के हर किसी का सपना होता है कि उनका एक पक्का मकान हो, पक्के छत के नीचे वो निवास करें, लेकिन ऐसे चीज़ों को भी उन्होंने रोकने का काम किया। तब ये सारी चीज़ों को मुझे लगा कि शायद ठीक हो जाए, शायद ठीक हो जाए, लेकिन नहीं ठीक हुआ। तब हमने फिर विचार किया और देखा और समझा। फिर हम नरेंद्र मोदी जी को तो लगातार देख ही रहे थे और नरेंद्र मोदी जी का जो कार्य था हमने बहुत अच्छे से समझा और समझने का प्रयास भी किया और देखा कि वो किस तरीके से देश की उन्नति और विकास के लिए लगातार दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं। और उनका जो स्लोगन है सबका साथ और सबका विकास, इसमें सभी वर्ग को, सभी समाज को वो लेकर चले हैं और सभी के लिए काम करें। ये सारी चीज़ों से प्रेरित होकर हम फिर भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किए और आज वो दिख भी रहा है, उदाहरण भी है। लगभग 25 करोड़ लोगों को उन्होंने गरीबी रेखा काट से बाहर निकाला है, 4 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री आवास बनाया है, आयुष्मान योजना के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ मिल रहे हैं। और ये सारे लाभ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो ग्रामीण में निवास करते हैं, जो गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, सबसे ज़्यादा ये उनको लाभ मिल रहा है। और हमारी जो समाज की जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा ग्रामीणों में निवास करती है। तो सबसे ज़्यादा लाभ कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से आज मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ों से, विचार से प्रेरित होकर हम आज प्रवेश किए और एक जिम्मेदारी भी आज हमें भी उन्होंने दिया, तो ये और खुशी की बात थी। तो फिर इसके बाद फिर अब लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। कहा यह भी जाता है कि कांग्रेस आपने टिकट की वजह से छोड़ी, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये अब उनके पास कुछ और मुद्दा तो है नहीं, तो आरोप लगाने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि टिकट तो अगर मुझे चाहिए होता,
अगर टिकट ही कोई रीज़न होता तो शायद जब हमने कांग्रेस ज्वाइन किया था तभी हम टिकट के शर्त पे ज्वाइन करते, अगर ऐसी टिकट वाली शर्त वाली बात होती तो। क्योंकि ऐसा टिकट वाली बात नहीं, हमारा एक ही उद्देश्य है कि लोगों का सेवा होना चाहिए, लोगों के हक अधिकार मिलने चाहिए, उनका भविष्य सुनहरा होना चाहिए, युवाओं का जो भविष्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये हमारा उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के साथ हमने आज आगे बढ़े और इस पार्टी में हैं, और अगर वो ये काम करते तो मैं उनके साथ होता। कांग्रेस के पूर्व मंत्री जो हैं शिव कुमार डहरिया, जिनको आपने हराया है और उनको हराकर ही आपने जीत हासिल की है, उनका ये कहना है कि ये गुरु प्रथा बंद होनी चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं वो? देखिए, मैं तो पहले भी सभी इंटरव्यू में कहा हूँ कि उनकी जो लालसा है बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, और पहले भी वो विधायक रहे, मंत्री रहे, और उसके बाद वो चुनाव हार गए भी। उसके बाद फिर उन्होंने फिर से अपनी किस्मत आजमाई लोकसभा में, वहाँ से भी जनता ने उन्हें नकारा। क्योंकि इन 5 सालों में जब मंत्री रहे, आपको जनता ने जिताया, आपको मंत्री तक पहुँचाया, वो भी अनुसूचित जाति वर्ग से आप जीतकर वहाँ तक पहुँचे, लेकिन उसी अनुसूचित जाति का आपने लगातार अपमान करने का काम किया, अनगिनत अपमान। चाहे बिलासपुर में हम देखें, जो रोड बनाने के नाम से जैत खाम जो लगे थे उसको उखाड़ के फेंक देना, हमारे कवर्धा में धर्मपुरा कांड जहाँ जैत खाम को जला दिया जाता है, हमारे लोरमी में लालपुर गांव है जहाँ सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं समाज को भौंकने वाला समाज कहा उन्होंने, और वहाँ आप स्वयं ये बैठे हुए थे और किसी प्रकार का कोई टिप्पणी नहीं आना। फिर समाज को इतना मजबूर कर देना कि उनको नग्न प्रदर्शन करना पड़ता है। तो इतने अन्याय अत्याचार जो किए, इस कारण समाज ने उन्हें पूर्ण रूप से और जनता ने पूरे नकार दिया है। आज कहीं न कहीं उनकी अस्तित्व खतरे में है, तो आज फिर अपने अस्तित्व को बचाने के लिए दूसरे के ऊपर आरोप मढ़ना, दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, और उनकी कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन बिगड़ी हुई है। अभी वो अभी देख रहे होंगे लगातार कुछ भी उल्टा फुल्टा बयान लगातार दे रहे थे। जब अभी दक्षिण विधानसभा चुनाव के लिए भी बोल रहे थे कि बृजमोहन अग्रवाल जी से पूछेंगे हम कि कैसे किसको उतारना है, मतलब उनके बयानों से भी समझ रहे होंगे कि कहीं ना कहीं उनको इलाज की आवश्यकता है। तो ये सारी चीज़ों को उनको ध्यान देना चाहिए, और समाज भली बात है कि ये गुरु प्रधान समाज है, और गुरु के दिशा निर्देश मार्गदर्शन में समाज हमेशा आगे बढ़ता आया है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। अभी इन्होंने बयान दिया, 1 हफ्ते पहले ही हो रहा है, अभी 1 हफ्ता ही हो रहा है, और 1 हफ्ते पहले इन्होंने बयान दिया, और 24 अगस्त को एक प्रदेश स्तरीय सतनामी समाज का महासम्मेलन हुआ हमारे धमतरी जिला में, जिसमें सभी बुद्धिजीवी लोग आए, बहुत सारे संगठन के प्रमुख लोग आए, सभी जिला के 33 जिला के लगभग 20 या 25 जिला के जिला अध्यक्ष लोग वहाँ पर पहुँचे, और उन्होंने सभी लोगों ने एक प्रस्ताव पारित किया कि हमारा जो समाज है गुरुमुखी समाज है, हमारा समाज है जो गुरु प्रधान समाज है, हम गुरु के दिशा निर्देश मार्गदर्शन में चलते हैं, और आज से हम सहमत होते हैं कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरु बालदास साहेब जी होंगे और उनके मार्गदर्शन में हम चलेंगे। तो देखिए, उनके बयान एक तरफ ये होता है और एक तरफ समाज ये निर्णय लेता है। इसी से लोगों को समझ में आ रहा है, और समाज बहुत अच्छे से जानता है कि गुरु घासीदास बाबा जी के जो बताए हुए संदेश उपदेश में कौन चल रहा है और कौन नहीं चल रहा है, इसको बहुत अच्छे से जानता है। कुशवंत जी, अब हम थोड़ा सा सवाल को मोल्ड करते हैं। ये पॉलिटिक्स की बात तो हमने कर ली, अब आपकी निजी ज़िंदगी की अगर हम बात करें तो उसमें एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो आपने एमटेक किया है रायपुर से, और भिलाई के जाने माने कॉलेज से आपने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की है। जब ये कर रहे थे तो कुछ पॉलिटिक्स से अलग हटकर सोचा था, और अगर सोचा था तो आपका वो सपना क्या था, क्या करना क्या चाहते थे आगे? और देखिए, हमारे पिताजी का ये संकल्प था कि क्योंकि वो लगातार समाज सुधार के लिए लगातार अपने जीवन पूरा लगा दिया उन्होंने, और लगातार दौरा वो करते रहते थे, लेकिन उनका प्रयास था कि अपने बच्चों को एक अच्छी से अच्छा शिक्षा वो दें, और बिल्कुल उन्होंने बहुत ही अच्छा शिक्षा हम सारे भाइयों को और बहनों को उन्होंने दिया, और हम सब भी प्रयास कर रहे थे कि अच्छे से शिक्षा लेकर जो पिताजी जो इतना दिन रात मेहनत करें उसमें हम सहयोग कर पाएँ। तो उसके लिए प्रयासरत थे। जब स्कूली शिक्षा चल रही थी तो निश्चित ही एक दूसरा टारगेट था कि मन में था, देखते थे आईएएस ऑफिसर्स को देखते थे, तो टारगेट था कि आईएएस बन जाए करके। लेकिन जैसे जैसे स्कूल कंप्लीट हुई, फिर हम कॉलेज में एडमिशन हुआ हमारा, तो फिर गोल चेंज हुआ। पिताजी को देखा हमने कि किस प्रकार से वो मेहनत कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं स्कूल में जन्म लेने से एक
बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है गुरु परिवार में जन्म लेने से, और कि समाज के लिए अपने जीवन को अर्पण करना है, समाज को समाज सुधार करना है, समाज को एकता के सूत्र में बांधना है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने अपना पूरा जीवन इसी में दिया है। तो कहीं ना कहीं हमको ये सारी चीज़ें अपने पिताजी से आदर्श स्वरूप सारी चीज़ें सीखने मिली। तो फिर इंजीनियरिंग के माध्यम से जो फिर टारगेट चेंज हुआ पिताजी को देखते हुए, फिर पिताजी के साथ जैसे इंजीनियरिंग हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, फिर पिताजी के साथ हम लग गए। जहाँ उनका दौरा होता था तो उनके साथ साथ पीछे पीछे हम चले जाते थे, और फिर उनसे सारी उनके जो उद्बोधन होते थे, उनके मार्गदर्शन होते थे, उससे सीख लेकर फिर हम समाज सुधार में निकले, और फिर समाज सुधार से फिर राजनीति। यानी कि आपका इंस्पिरेशन आपके पिताजी हैं, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ही आपके पिताजी की वजह से आपको आया और आपने सोचा कि अब पॉलिटिक्स में ही आगे बढ़ते हैं, ऐसा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पूरे जीवन का मार्गदर्शन हमारे पिताजी हैं, और जिनका मार्गदर्शन हमें जीवन भर मिलेगा, और उनके ही मार्गदर्शन से आज राजनीति में भी आए हैं, उनके मार्गदर्शन से ही सारा चीज़ आज पूरा हो रहा है, और उनके मार्गदर्शन से ही आज जो मैंने अभी आरंग विधानसभा के लिए और पूरे प्रदेश में सतनामी समाज के लिए जो भी आज योजनाएं जो लाई हैं, घोषणाएं कराई हैं, वो कहीं ना कहीं पापा के आशीर्वाद से ही हुआ है, पिताजी के आशीर्वाद से हुआ, और उनके मार्गदर्शन में भी आगे भविष्य अच्छे अच्छे कार्य होंगे। काफ़ी यंग एमएलए हैं आप, यूथ हैं, एकदम यूथ लीडर, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में जो यूथ हैं उन्हें पॉलिटिक्स में आने की कितनी आवश्यकता है, और उन्हें पॉलिटिक्स की ओर क्यों बढ़ना चाहिए? बिल्कुल, यूथ को तो पॉलिटिक्स की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि बचपन से लोगों में एक चीज़ डाल दिया जाता है कि आप अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी पढ़ाई करने के बाद आपको अच्छी नौकरी करनी है, और नौकरी के पीछे ही जाना है। इस प्रकार का लोगों के मन में भर दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। अनेक सारी चीज़ें हैं जिसमें और भी आगे हम भविष्य अपना तय कर सकते। आज कल देख रहे हैं हर चीज़ में आज भविष्य तय हो रहे हैं, चाहे स्पोर्ट्स, जिसको बोला जाता था कि स्पोर्ट्स मत खेलो, स्पोर्ट्स में आपका कोई भविष्य नहीं, आज स्पोर्ट्स में भी इतने सारे भविष्य हैं। वैसे व्यवसाय है, व्यवसाय में भी इतने सारे स्पोर्ट्स हैं, और कहीं ना कहीं हम यूथ चाहते हैं कि बहुत सारी जो सिस्टम्स है जिसको हम बदलना चाहते हैं, तो बदलेगा कैसे? जब हम स्वयं उस पद में जाएंगे, और हम सब जब यूथ संगठित होंगे, और संगठित होकर जो विचार हम जो सोच रहे हैं उसको जब हम खुद से लागू करेंगे, तब कहीं जाके वो चीज़ें हो पाएगी। तो मैं यूथ से तो कहना चाहूँगा कि हम सबको पॉलिटिक्स में आना चाहिए, और यूथ जब पॉलिटिक्स में आएगा तो काम भी फास्ट होगा, क्योंकि हम एनर्जेटिक होते हैं, हम ये सोचते हैं कि कोई भी काम हो फास्ट हो, लेट ना हो, जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा होगा, ये सोचते हैं। तो निश्चित ही यूथ के आने से काम भी फास्ट होंगे, सिस्टम में भी सुधार होगा, और एक नया सोच, क्योंकि आज का जो समय है आप देख रहे हैं आधुनिक युग का समय है, तो नए लोग, नए युवा लोग आएंगे जो पढ़े लिखे लोग होंगे, और कहीं ना कहीं हर फील्ड के लोग जब रहेंगे तो अच्छा काम भी सरकार में भी होगा और आगे भी बढ़ेगा। और मार्गदर्शन तो बुजुर्गों का रहता ही है, उनका आशीर्वाद रहेगा, उनके मार्गदर्शन को लेकर युवा आगे बढ़ेगा। पार्टी की तरफ से जो चर्चाएं चल रही हैं लगातार, ऐसे में कल को खुशवंत जी को बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, तो उसके लिए तैयार हैं? देखिए, मुझे तो एक बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने दी है, एक क्षेत्र का मुझे चुनाव भी लड़ाया, और उनके विश्वास में खरे उतरने का हमने प्रयास भी किया। तो पार्टी जैसी जैसी जिम्मेदारी देती है उसमें तो हम लगातार कार्य कर रहे हैं, और मेरा बस जो उद्देश्य है कि लोगों का विकास होना चाहिए, और वो निश्चित ही विष्णुदेव साय जी की जो सुशासन की सरकार है उसमें प्रदेश का लगातार उन्नति विकास हो रहा है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, मेरे लिए 4 जाति हैं, युवा है, गरीब है, नारी है, अन्नदाता है, और ये चारों वर्ग के लिए आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में लगातार छत्तीसगढ़ प्रदेश में उन्नति और विकास है, किसी प्रकार का कोई कमी कहीं पर दिखाई नहीं देता। तो ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है, और ये जो सारी योजनाएं जो हमारे विष्णुदेव साय जी निकाल रहे हैं, हमारा कर्तव्य है कि ये सारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाना। ये जिम्मेदारी हमें अभी मिली हुई, तो उस जिम्मेदारी को हम निभा रहे हैं, और बाकी ऐसे जो निर्णय पार्टी लेगी, जो आदेश करेगी, जो निर्देश देगी, उसमें हमें चलना है। पॉलिटिक्स में जब से आप आए हैं तब से आप पहले की पॉलिटिक्स और अभी की पॉलिटिक्स में कितना फर्क, कितना अंतर देख पा रहे हैं? बिल्कुल, बहुत से ऐसे लोग रहे हैं जो राजनीति में अपने फ़ायदे के लिए आते हैं, स्वयं को स्थापित करने आते हैं, या स्वयं को आर्थिक उन्नति करना चाहते हैं, या कुछ ऐसे बदला लेने के लिए आते हैं। कुछ ऐसे सारे कुछ लोग थे पहले, लेकिन आज के समय में बहुत अच्छे लोग हैं राजनीति में, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, जो इतने संवेदनशील हैं, सरल है, सहज हैं, मिलनसार हैं, चाहे वो कोई भी हो, जब भी उनसे मिलने आता है तो वो बहुत ही आत्मीयता से मिलते हैं, और
अभी तक हमने ये देखा है कि जो उनसे मिल के जाता है तो बहुत खुश होता है। और साथ ही एक ऐसे नेता हैं वो, और ऐसे मुखिया हैं कि आज मुख्यमंत्री होने के बावजूद, इतने व्यस्त होने के बाद भी जब लोग फ़ोन करते हैं तो बाकायदा वो फ़ोन उठाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो आज के समय में ऐसे नेता अब मिल रहे हैं। पहले कहीं ना कहीं जो मैंने बताया पहले ही कि कुछ स्वयं को लाभ पहुंचाने के लिए आया करते थे, तो आज बहुत बदलाव आया है, सोच में भी बदलाव आया है, जनता के भी सोच में बदलाव आया है कि जो अच्छा नेता है उनको चुने, तब कहीं जाके समाज का और प्रदेश का उन्नति और विकास होगा। तो निश्चित ही अच्छा चल रहा है और बहुत अच्छा चलेगा। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में प्रदेश विकसित प्रदेश बनेगा। खुशवंत जी, आपसे ये जो चर्चा है काफ़ी बढ़िया और अच्छी चर्चा हो रही है, लेकिन समय की कमी की वजह से मैं एक अंतिम सवाल आपसे लूँगी। मन तो ये है कि 1 घंटे तक मैं आपसे सवाल करूँ, लेकिन जिस तरीके से आप पॉलिटिक्स में हैं अभी, पिताजी गुरु जो माने जाते हैं सतनामी समाज के, उनका कितना हस्तक्षेप है आपकी पूरी राजनीति पे? देखिए, वो तो हमारे पिताजी हैं और बॉस भी हैं हमारे। उनका आदेश निर्देश हमेशा सर आँखों पे रहता है और मेरे राजनीतिक जीवन में उनके आशीर्वाद से ही आज मैं राजनीति में आया हूँ। उनके आशीर्वाद से ही आज मुझे ये जीत हासिल हुई है और ये जितनी भी शिक्षा दीक्षा मैंने ली है सब उनके आशीर्वाद से है। तो मुझे तो जीवन भर उनका मार्गदर्शन चाहिए। और निश्चित ही अनेक कठिनाई आती हैं जब हम राजनीति करते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, तो इस सब चीज़ों में कहीं ना कहीं मार्गदर्शन की हमेशा आवश्यकता होती है। तो वो मेरे पिताजी का आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन सदा रहता है और इसमें हस्तक्षेप वाली बात नहीं है। वो उनका मार्गदर्शन बहुत महत्वपूर्ण है मेरे जीवन के लिए। और बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो हमेशा मेरे पिताजी से मार्गदर्शन लेते हैं और मेरे लिए तो ये बड़ा सौभाग्य है कि वो स्वयं मेरे घर में हैं और मुझे घर में रह के मार्गदर्शन दे रहे हैं और उनके संरक्षण में मैं और आगे बढ़ूंगा, संरक्षण में और लोगों की मैं सेवा करूंगा। तो ये थे हमारे साथ छत्तीसगढ़ आरंग से एमएलए खुशवंत साहिब, जिन्होंने साफ तौर पर ये बताया है कि पिताजी उनके इंस्पिरेशन है और उनके इस इंस्पिरेशन के साथ वो अपना राजनीतिक अनुभव साझा भी करते हैं और उसे आगे भी बढ़ाते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही है उन्होंने कि जो आज की यूथ है उन्हें पॉलिटिक्स में आना चाहिए, इसलिए आना चाहिए कि बिल्कुल तजुर्बे की तो आवश्यकता होती है, लेकिन जोश अगर पॉलिटिक्स में मिल जाए तो वो काम बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही फास्ट होता है। तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद।